नमस्कार एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ये लेक्चर करंट अफेयर के इंटरनेशनल अफेयर सीरीज़ में सेकंड और लास्ट लेक्चर है। ठीक है तो चलिए कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अभी क्या है ना, इसको मैं थोड़ा सा पहले ही मेहनत कर लिया हूँ ताकि आपका भी टाइम बहुत कम है, तो उसको बचाने के लिए मैं एक काम किया हूँ कि पहले ही सब चीज़ लिख लिया हूँ आपके लिए और उसके बाद थोड़ा डिक्टेट कर दूंगा, थोड़ा समझा दूंगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, टाइम कम लगेगा, आपका टाइम सेव होगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, और जब पहले चीज़ करते हैं तो नोट्स भी अच्छे से आप बना सकते हैं कि यू हैव टाइम। ओके, तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमें पढ़ना है ग्लोबल मैरीटाइम। मैं ना ये चूज़ कर लेता हूँ, ग्लोबल मैरीटाइम समिट। सो द ग्लोबल मैरीटाइम समिट को जो इनॉग्रेट किया था वो पीएम साहब ने किया था। इसका जो थीम है वो आपको याद रखना है, कनेक्ट, कोलैबोरेट एंड क्रिएट। ये इसका थीम है। ठीक है, और ये ग्लोबल मैरीटाइम समिट मुंबई में हुआ था। इसका जो नोडल एजेंसी है वो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग है। ठीक है, एंड वाटरवेज। ओके, एक चीज़। उसके बाद इसी ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट के अंदर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 लॉन्च किया है। ठीक है, और ये मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 में ये नहीं है कि हम अपने मिलिट्री को, जो हमारी नेवी उसको सुपर पावर बनाएंगे। ठीक है, सिंपली ये अमृतकाल जो विजन है मैरीटाइम का, उसमें हम मिलिट्री को मॉडर्नाइज करेंगे, उसको स्ट्रेटजाइज करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। उसके बाद अगर आपको मुंबई डिक्लेरेशन भी आए कुछ, तो यही है एक्चुअली GIMS 2023, दैट इज ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट। इसमें मुंबई डिक्लेरेशन साइन हुआ था। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद एक ड्राफ्ट भी तैयार किया गया। उस ड्राफ्ट का नाम है तूना टेकरा। तूना टेकरा मतलब दैट इज ऑल वेदर डीप ड्राफ्ट है, इसको बोलते हैं। ठीक है, डीप ड्राफ्ट टर्मिनल्स। ठीक है, और ये कहाँ खोला गया, गुजरात का एक पोर्ट है दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, वहीं पे। ठीक है, वहाँ पे खोला गया। तो ग्लोबल मैरीटाइम समिट से आप दो चीज़ याद रखो, मुंबई में हुआ था, इसका नोडल एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग है, और थीम याद रख लेना, एंड इसी से संबंधित मुंबई डिक्लेरेशन है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ये लास्ट जो पिछले वाले प्रीवियस लेक्चर था उसमें ये लास्ट रह गया था, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे पिटफॉल्स में करवा दिया। एंड नाउ वी विल स्टार्ट व्हाट विल वी स्टार्ट रिपोर्ट्स एंड समिट्स। तो फर्स्ट रिपोर्ट्स हम पढ़ेंगे हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 का। देखिए, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में जो रैंकिंग होती है ना, उसमें ये देखा जाता है कि आप जो है ना, ऐसे कितने कंट्री हैं जहां पे आप विदाउट प्रायर वीजा आप जा सकते हैं। तो अगर नंबर ऑफ कंट्री सबसे ज़्यादा होंगे तो आपकी रैंकिंग उतनी ही ऊपर होंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, प्रायर वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती, तो आपका स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट होगा आपका। तो इंडिया का ना टोटल 62 कंट्री है जहाँ पे हम प्रायर वीज़ा की ज़रूरत हमें नहीं है। तो इस हिसाब से हमारी रैंकिंग जो हेनली में आया है वो 85 रैंक है हमारा। ये चीज़ याद रखिएगा, 85 रैंक। एंड नाउ हम 62 कंट्री वी कैन विजिट विदाउट अ प्रायर वीज़ा रिक्वायरमेंट्स। ओके, सबसे बॉटम में अफगानिस्तान है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। टॉप में यूरोपियन कंट्री सब आती हैं, जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, ये सबका एक रैंक है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, मर्सर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स रिपोर्ट है ये। मतलब ऐसी कौन सी सिटी है जहाँ पे रहने में आपको सबसे ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो वो सिटी का नाम है हांगकांग। हांगकांग बहुत ही, क्या कहते हैं, बहुत पॉश सिटी है। यहाँ पे रहने के लिए आपको बहुत पैसे खर्चे करने पड़ेंगे, तो फर्स्ट नंबर पे आता है ये। और मुंबई, इंडिया में मुंबई है पहले नंबर पे, और इसका रैंक है 136। रैंक याद ना रहे तो कोई बात नहीं है, आप दो चीज़ याद रखो, हांगकांग एंड मुंबई। हांगकांग पूरे वर्ल्ड में है और मुंबई इंडिया के अंदर है। ठीक है, इतना तो आप याद रखो। तीसरा, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। देखो, मैंने ना एक लिस्ट आपको शेयर किया था कुछ रिपोर्ट्स का, वो चीज़ें याद हो जाएंगी तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व हो जाएंगे, एक दो क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएंगे। उसमें मैंने जो इलीट इंस्टीट्यूशंस हैं वो कौन कौन से रिपोर्ट्स निकालते हैं मैंने ऑलरेडी आपको शेयर किया है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 4-5 जो मेन इनका होता है रिपोर्ट्स इंडेक्स निकालते हैं, जैसे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही निकालता है। ठीक है,
अब इस रिपोर्ट के हिसाब से ये कह रहा है कि भाई जेंडर पैरिटी को अचीव करने के लिए ना विश्व को 134 साल लग जाएंगे, समझ रहे हैं। और जेंडर गैप रिपोर्ट में टॉप जो है वो आइलैंड है, आइसलैंड एक्चुअली, ठीक है, नदर्न अटलांटिक ओशियन में है ये आइसलैंड एक्चुअली। और ये आइसलैंड लगातार 15 वर्ष से पहले नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ जेंडर गैप रिपोर्ट में। और इंडिया का स्थान है 129 आउट ऑफ 146। याद रख पाओ या ना रख पाओ, लेकिन यू हैव टू रिमेंबर 129, ओके। नेक्स्ट इज ग्लोबल पीस इंडेक्स। सो ग्लोबल पीस इंडेक्स को कौन रिलीज करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। ये जो इंस्टीट्यूट है ना, ये एक ऑस्ट्रेलियन का थिंक टैंक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन बॉडी है, ठीक है। इसमें जो टॉप है वो आइसलैंड ने किया है अगेन। बॉटम में आपका यमेन है, पीस के मामले में बहुत ज़्यादा यहाँ पे अनरेस्ट होती हैं, सिविल वॉर होते रहते हैं। और इंडिया में पोजीशन जो है पीस का वो 116 116 है। स्कोर याद ना रहे भी तो कोई दिक्कत नहीं, बट आप एटलीस्ट 116 याद रखो कि हमारे यहाँ पे 116 लोग शांति से रह रहे हैं। इस तरह से आप कुछ बना सकते हो याद करने के लिए, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, वर्ल्ड पीस फ्रीडम इंडेक्स। वर्ल्ड पीस फ्रीडम इंडेक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ये वर्ल्ड पीस फ्रीडम इंडेक्स जो है ना, वो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स निकालते हैं। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स निकालते हैं। टॉप नंबर पे पीस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे है और इंडिया का स्थान जो है 159 है, ठीक है। बॉटम में इरिट्रिया आपका आता है, अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। नेक्स्ट, सीपरी का रिपोर्ट है न्यूक्लियर आर्सेनल को लेकर के कि किसके पास कितना न्यूक्लियर वॉर हेड है, उसको लेकर के। देखिए अभी पूरे वर्ल्ड में ऐसे 9 कंट्रीज हैं, 9 कंट्री हैं जो न्यूक्लियर आर्सेनल वो पोजेस करते हैं। अब वो 9 कंट्री हाईली एडवांस हैं, कुछ डेवलपिंग है, कुछ तो बहुत नीचे हैं, तो वो चीज़ें आपको जाननी पड़ेगी। तो 9 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, यूएस है, यूके है, रसिया है, चाइना है, फ्रांस है। ये P5 मेंबर तो है ही। अब प्लस में इंडिया के पास है, आप जानते हैं इंडिया का जो सबसे बड़ा दोस्त है पाकिस्तान के पास है, उसके बाद इजराइल है और नॉर्थ कोरिया है, ठीक है। ये आपको याद रखना। टोटल 9 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं अभी वर्ल्ड में। अच्छा, रसिया और यूएस को मिला दो तो टोटल 90% जो टोटल आर्सेनल है ना, न्यूक्लियर आर्सेनल, वो इन दोनों के पास है और रसिया के पास उसमें सबसे ज़्यादा है। ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। अभी ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि कुछ समय पहले ना हमारे से ज़्यादा आर्सेनल पाकिस्तान के पास था, तो हमने क्या किया ना, हमने थोड़े से आर्सेनल बढ़ा लिए और पाकिस्तान से हम आगे निकल गए। तो इंडिया के पास टोटल न्यूक्लियर वार हेड अभी 172 है और इस मामले में इंडिया का पोजीशन 6th हो जाता है, पाकिस्तान के पास 170 है, ठीक है, पीछे नहीं रहना है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, इसको थोड़ा मैं डेप्थ से पढ़ाया हूँ। ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यूएनडीपी रिलीज करती है। यूएनडीपी का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो यूएनडीपी रिलीज करती है, वो थीम ये है, ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक। रिमेंबर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम, ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक, री इमेजिंग कोऑपरेशन इन द पोलराइज्ड वर्ल्ड, ठीक है। इसमें जो टॉप किया है वो स्विट्जरलैंड ने किया है, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट में। अब बॉटम में सबसे नीचे कौन है? सोमालिया है, ओके जी, हो गए, आगे चलें। अब इंडिया के पर्सपेक्टिव में देख लेते हैं थोड़ा सा, इंडिया पर्सपेक्टिव में। सो इंडिया पर्सपेक्टिव में अगर बात करें तो इंडिया का रैंक 134 आया है आउट ऑफ 193 कंट्री। और यहाँ पे आपको स्कोर भी याद रखना है, 0.644 ये आपको याद रखनी है। और कैटेगरी जो हमें डाला गया है वो है मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में, ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद हमारा जो नेबरिंग कंट्री है जैसे श्रीलंका, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, ये हमसे बेहतर परफॉर्म किए हैं। श्रीलंका और चाइना हाई डेवलपमेंट कैटेगरी में आता है, हाई डेवलपमेंट कैटेगरी में। अब बाकी भूटान और बांग्लादेश मीडियम डेवलपमेंट में आते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके साथ साथ
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में टोटल 3 डायमेंशंस हैं, वो आपको याद रखनी पड़ेंगे। 3 डायमेंशन है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, सेकेंड मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, ठीक है, एंड थर्ड ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये SDG 3 से रिलेट करता है, ये SDG 4 से, SDG मैंने पहले ही बताया था आपको टोटल 17 के 17 SDG याद होनी चाहिए। उसमें कुछ SDG तो आपको याद होनी ही चाहिए जो इम्पोर्टेंट है, चाहे वो 1 2 3 हो, 5 हो, 6 हो, 9 हो, 11 रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन, 12 हो, 13 14 लाइफ बिलो लैंड अबव लैंड, 16 एंड 17, ये तो आपको याद होनी ही चाहिए, ठीक है, ये प्लीज आप देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद एक छोटा सा रिपोर्ट ये बोलती है UNDP का कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ना वो वर्ल्ड वार 2 के बाद फर्स्ट टाइम डिक्लाइन किया है पूरे वर्ल्ड में। लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज डिक्लाइन ग्लोबली फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस वर्ल्ड वॉर 2। ओके, अभी हम सिप्री का एक रिपोर्ट देखे थे न्यूक्लियर आर्सेनल को लेकर। नाउ वी विल रीविजिट द सिप्री रिपोर्ट आर्म्स को लेकर के, ठीक है। आपको पता है कि इंडिया जो है ना वर्ल्ड का टॉप आर्म इंपोर्टर है एक्चुअली में, तो उसको लेकर थोड़ा सा डिस्कस करवाऊंगा, ठीक है। वर्ल्ड का टॉप आर्म इंपोर्टर है इंडिया। तो सिप्री क्या आता है, फुल फॉर्म है इसका, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जो वो है क्या कहते हैं, सिप्री है, सिप्री एक स्वीडिश थिंक टैंक बॉडी है, ठीक है। क्या ये सिप्री स्वीडिश थिंक टैंक बॉडी है, स्वीडन का है ये। तो इसके हिसाब से जो एक्सपोर्टर हैं वो यूएस सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर पूरे आर्म्स इंपोर्ट देखोगे तो 42% जो है ना कहीं शेयर यूएस का है अभी, ठीक है। रसिया अभी वॉर में इंगेज्ड है तो रसिया अभी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और इवन तो रसिया का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो, 53% से डिक्लाइन हो गया इसका एक्सपोर्ट। स्टिल वो एक्सपोर्टर कैटेगरी में आ रहे हैं। तो यूएस, फ्रांस, रसिया, चाइना, जर्मनी ये सब एक्सपोर्टर कंट्री है, ठीक है। इंपोर्टर अगर देखोगे तो सबसे ज़्यादा इंडिया है, एंड आफ्टर इंडिया सऊदी है, एंड देन कतर है। ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। ध्यान सुनोगे तो आपको सब चीज़ यही याद हो जाएंगे। उसके बाद जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स, जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स ये सेम UNDP रिलीज करते हैं, ठीक है। और ये जो जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स है ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के सब पार्ट है, उसी के अंदर ये रिलीज किया जाता है। और इसके अंदर हमारा रैंक 108 है, ठीक है, ये याद रखिएगा। डेनमार्क ने इसको टॉप किया है, ओके। नेक्स्ट BGS एयरपोर्ट। अगर BGS एयरपोर्ट देखना है ना तो ये रिपोर्ट एक्चुअली एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल रिलीज करता है। ये याद ना भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको 2 चीज याद रखनी पड़ेगी। तो फर्स्ट BGS एक्सपोर्ट जो है ना USA का एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हार्ट्सफील्ड जैक्सन याद रखो आप, ठीक है, ये USA का है। और 10वें पोजीशन पे इंडिया का IGI आता है, मतलब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दिल्ली में है, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। उसके बाद आपको पढ़ना है वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स। सो द वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय EIU, दैट इज इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट एक संस्था है जो वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स निकालती है। तो इस संस्था के रिपोर्ट के अनुसार से इंडिया को फंक्शनल डेमोक्रेसी नहीं बोला गया, इंडिया को बोला गया फ्लॉड डेमोक्रेसी। क्या बोला गया? फ्लॉड डेमोक्रेसी। और इसमें हमारा जो डेमोक्रेसी इंडेक्स हमारा पोजीशन है वो 41वें पोजीशन है। अब फर्स्ट पोजीशन नॉर्वे का है एंड देन न्यूजीलैंड का है, ये इंपॉर्टेंट है। न्यूजीलैंड कोई दूसरा कंट्री नहीं है। बॉटम में आपको पता है अफगानिस्तान है, ठीक है। नेक्स्ट ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, अगेन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है, ठीक है ना। ट्रैवल टूरिज्म भी यही निकालते हैं। ये चीज कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट भी WEF निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में जो पहला रिस्क है ना वो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन है, एंड पर्टिकुलरली AI ड्रिवन मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। So misinformation and disinformation is the first risk in India that is to be AI driven. Okay.
ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इंपॉर्टेंट है। इनको निकालता है कंसर्न्ड वर्ल्ड वाइड एंड हेल्थ हंगर लाइफ, कंसर्न्ड वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ। इसमें इंडिया का पोजीशन है, बहुत आराम से याद हो जाएगा, 111। हंगर इंडेक्स में हमारा 111, और रिलीज कौन करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ। एक भी याद रखोगे ना आप कंसर्न वर्ल्ड वाइड तो चीज़ें याद हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। और इस हिसाब से हम सीरियस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। और साथ में हम पूरे नेवर से, सारे के सारे नेवर से बिलो, मतलब उनसे कंडीशन हमारी बहुत अच्छी नहीं है, बिलो ही है, बिलो इट्स नेवर। So the theme of this is not so much important, but still my job is to convey everything. The power of youth in shaping food system. The power of youth in shaping food system, ये इसका थीम है। बॉटम में जो है ना हंगर में यामेन आता है, अफ्रीकन कंट्री ही आएंगे। टॉप में आपका बेलारूस आता है, बोस्निया आता है। बहुत कम जनसंख्या है और इनकी पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है, तो इसके वजह से, ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। उसके बाद करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ये जितने भी आपको मैं रिपोर्ट बता रहा हूँ, ये हाई क्लास इलीट करंट अफेयर का इंडेक्स रिपोर्ट सब है, ठीक है, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। ओके, तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिलीज करता है। करप्शन को है तो ट्रांसपेरेंसी लाना पड़ेगा ना, करप्शन है तो तभी तो कम होंगे, इसलिए इसको रिलीज करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो इस करप्शन परसेप्शन इंडेक्स से अगर किसी भी कंट्री का 0 उसका स्कोर है, इसका मतलब वो हाईली करप्ट है। अगर किसी का 100 है, जो हो नहीं सकता, वो वेरी क्लीन है, ठीक है, ये याद रखिएगा। जो टॉप मारा है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में डेनमार्क, मतलब यहाँ टॉप का मतलब यही नहीं कि यहाँ पे करप्शन ज़्यादा है, यहाँ करप्शन सबसे कम है, ठीक है। इंडिया का पोजीशन 93 है, ये आपको याद है। बॉटम में सोमालिया आता है, ठीक है, और इवन हमारे से बेहतर तो चाइना और भूटान ने किया है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अच्छा, एक रिपोर्ट और है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। ये जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है ना, ये रिलीज करता है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। क्योंकि देखिए याद कैसे होगा, रूल ऑफ लॉ की बात हो रही है ना कहीं जस्टिस की बात होगी, तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, ऐसे याद रखो आप, ठीक है। आगे बढ़े, तो रिपोर्ट तो मैंने आपको करवा दिया। एंड नाउ विल मूव इनटू द व्हाट, मूव इनटू द इंटरनेशनल इवेंट्स। इंटरनेशनल इवेंट्स में मूव कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट इंटरनेशनल इवेंट पढ़ेंगे वो एक टाइफून, सुपर टाइफून आया है। कहाँ पे? एशिया में। एशिया में पर्टिकुलरली कहाँ पे? साउथ ईस्ट एशिया में। कहाँ पे? साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है। ये आपको यागी, इसका नाम क्या है? यागी। तो ये नाम यागी ना बेसिकली जापान ने दिया है, और इनका जो लिटरल मीनिंग होता है जापानीज वर्ड में, वो गोट होता है, बकरा बकरी जो भी बोलिए आप, ठीक है। और ये स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉर्म बोलते हैं इसको, टाइफून है ना, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेंगे। साउथ ईस्ट एशिया रीजन में आया, पर्टिकुलरली क्या बोलते हैं उसको, इवन इसके लिए इंडिया ने एक ऑपरेशन भी लॉन्च किया था हेल्प के लिए, एज अ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, रिलीफ असिस्टेंस के लिए। उस ऑपरेशन का नाम पता है क्या? उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सद्भावना। क्या नाम है? ऑपरेशन सद्भावना। दैट इज रिलीफ असिस्टेंस प्रोवाइड किया ड्यू टू द टाइफून यागी जो यहाँ पे है। जैसे एग्जांपल के लिए वियतनाम को $1 मिलियन दिया गया एज ए रिलीफ में, ठीक है। अब कुछ ऑपरेशन मैं ना सोचा कि आपको एक जगह पे प्रोवाइड कर दूं। जैसे पहला ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन वंदे भारत, ऑपरेशन समुद्र सेतु एंड ऑपरेशन इंद्रावती। ये सारे के सारे ऑपरेशन अभी हाल फिलहाल 1-2 साल में हुए हैं, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। बस एक टर्म याद रखो आप, ऑपरेशन गंगा सबको पता है, यूक्रेन से हम अपने इंडियंस को, मेरे भाइयों बहनों को जो वहाँ से इवैक्यूएट करवा रहे थे, उनसे रिलेटेड है। तो ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से रिलेटेड है। ऑपरेशन देवी शक्ति आपको पता है अफगानिस्तान से रिलेटेड है। ऑपरेशन अजय इजराइल से हुआ है, तो इजराइल हमास में जो वॉर के कारण। कावेरी सूडान से है। राहत यामेन में, क्योंकि सूडान और यामेन दोनों में सिविल वॉर होने के कारण यहाँ पे हमने ऑपरेशन चलाई थी। सूडान में कावेरी और यामेन में राहत।
मैत्री हमने बगल वाले देश, हमारे रोटी बेटी का नाश्ता वाला नेपाल में जो अर्थक्वेक आया था उसके लिए चलाया था। वंदे भारत वेरी फेमस कोविड-19 को लेकर के था, इंडियंस को रिपेट्रिएट करवा रहे थे वर्ल्ड से, ठीक है। समुद्र सेतु भी सेम कोविड-19 से रिलेटेड था, ठीक है, टू रिपेट्राइट द इंडियंस, ओके। और लास्ट इज इंद्रावती। इंद्रावती ऑपरेशन जो था वो हैती में, अभी पता है ये करंट अफेयर अलग से है, याद रखो इसको, कि हैती जो है ना यहाँ कैरेबियन कंट्री है, यहाँ पे गैंग वॉरफेयर हो गया था, तो गैंग वॉरफेयर के कारण जितने भी इंडियंस थे उसको रेस्क्यू करना हमारा काम था। इंद्रावती ये टास्क दिया गया था, ओके। तो ये कुछ ऑपरेशन है 8-9, उसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। नाउ वी विल मूव इनटू द अनदर थिंग, बायोफार्मास्यूटिकल्स अलायंस। बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अलायंस 4 कंट्री ने मिलकर बनाया है। ऑफकोर्स इंडिया जो है लीडिंग कंट्री है फार्मा प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्टर में, तो इंडिया तो उसका पार्ट होगा ही। तो इंडिया, यूएस, जापान एंड साउथ कोरिया, लाइक माइंडेड कंट्री इन सारे के सारे, इंडिया, यूएस, जापान एंड साउथ कोरिया, ठीक है। क्यों ये बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? ड्यू टू, आप सबको पता होगा जब कोविड-19 आया तो उस समय ड्रग का जो सप्लाई सिस्टम था, जो रेजिलियंस था, वो कितना कम देखने को मिला और कितना इशू देखने को मिला। तो इसीलिए सप्लाई शॉर्टेज ना हो, लाइक इन द कंडीशन लाइक कोविड-19 सिचुएशंस, ओके। तो ये अभी बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस जो बनाया गया है ये सैन डियागो यूएसए में, तो यहीं पे बनाया गया है, ठीक है। और इसी से रिलेटेड एक चीज़ और याद रखो, इसी का पार्ट एक्चुअली बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन भी ये सैन डियागो में ही हुआ था यूएसए में, ठीक है, द पार्ट ऑफ दिस वो, ओके। नाउ वर्ल्ड फर्स्ट मेजर एआई लॉ, आर्टिफिशियल, एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वर्ल्ड का पहला जो एआई लॉ बनाया गया है, सबको पता है, ये सब हमेशा ईयू ही काम करता है, यूरोपियन यूनियन, ठीक है। इसने अप्रूव कर दिया एआई लॉ को, ठीक है। आपको पता है ना चैट जीटीपी जो ओपन एआई, इनके वजह से ये लॉ लाया गया, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद एक स्टेशन डेवलप हुआ है अंटार्कटिका में जिसका नाम है क्विलिंग स्टेशन। कहाँ पे? अंटार्कटिका में। तो ये किसने डेवलप किया? ये चाइना, नाम सुन के ही लग रहा है, लेकिन कभी कभी ऑप्शन में कंफ्यूजिंग आ जाता है, साउथ कोरिया दे दिया तो क्या करेंगे आप। तो ये चीज़ें हैं। तो क्विलिंग स्टेशन अंटार्कटिका में चाइना ने बनाया, ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। इसी से रिलेटेड मैं सोचा आपको इंडिया का थोड़ा सा डिस्कस करवा, ठीक है। तो इंडिया का ना अभी तक टोटल 3 स्टेशन हैं, ठीक है, जो अंटार्कटिका में है। तो जो पहला स्टेशन है उसका नाम है दक्षिण गंगोत्री, दूसरा है मैत्री एंड तीसरा है भारती। तो जो दक्षिण गंगोत्री है ना, वो तो आइस के अंदर ब्यूरिड हो गया था, तो डीकमीशन कर दिया गया इसको, ठीक है। जो ये पहला था दक्षिण गंगोत्री, जो 1983 में बनाया गया था। उसका मैत्री जस्ट 6 ईयर्स बाद ये सेकेंड था। और ये जो इम्पोर्टेंस ये है कि मैत्री जो रिसर्च स्टेशन है हमारा अंटार्कटिका में, वो एक लेक के पास है। उस लेक का नाम है प्रियदर्शनी लेक। तो कभी अगर ये भी आ जाए कि प्रियदर्शनी लेक कहाँ पे, तो याद रखिएगा कि अंटार्कटिका में, ठीक है। और इसी के पास हमारा एक रिसर्च स्टेशन है मैत्री। और रिसेंटली 10-12 साल पहले हमने भारतीय रिसर्च स्टेशन भी खोला, ये हमारा तीसरा था। तो अभी तक 2 फंक्शनल है, मैत्री एंड भारती, और एक डीकमीशन कर दिया गया ड्यू टू द, क्योंकि वो बर्फ के अंदर चले गए थे, ठीक है। और आर्टिक की बात करूं तो आर्टिक में एक हमारा है हिमाद्री, ठीक है ना, ये सालवार्ड जो नॉर्वे है वहाँ पे है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और रिसेंटली आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमने फर्स्ट विंटर साइंटिफिक एक्सपीडिशन भेजा है, कहाँ पे? आर्टिक में। इसमें 4 साइंटिस्ट को हमने वहाँ पे भेजा ताकि वो वहाँ पे कोरोनल मास इंजेक्शंस या और जो सोलर फ्लेयर्स हैं या जो भी फिनोमेना हैं वो वहाँ पे जाकर रिसर्च करें, डेवलपमेंट, और उसका क्या इफेक्ट होगा 3rd पोल पे यानी हिमालय रीजन पे और इन पूरे के पूरे इकोसिस्टम पे, ठीक है। तो इसके लिए ओके। नेक्स्ट हमारा है इजराइल पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट। क्या है? इजराइल पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट। तो इजराइल पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट अगर बात बोलो तो यहाँ पे एक हमास है, एक
मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ बहुत सारे हैं, ठीक है, उसमें से एक हमास है, ठीक है, ये आपको, ठीक है, ये एक पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिकली गाजा स्ट्रिप को ये देखते हैं, गाजा स्ट्रिप पे रूल करते हैं बेसिकली, है ना। तो इसी से रिलेटेड एक ना मुझे आपको बताना है बाल्फोर डिक्लेरेशन। बाल्फोर डिक्लेरेशन, ये डिक्लेरेशन क्या है? चूंकि आप सबको पता होगा कि बहुत समय पहले इस रीजन में ना ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था। तो उस समय जब इनको हराया गया ऑटोमन एम्पायर को, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक सपोर्ट प्रोवाइड किया कि चलिए भाई, जो भी जूइश पीपल है उनके लिए एक पहला नेशनल होम बनाएंगे, कहाँ पे? पैलेस्टीन में। तो ये जो डिक्लेरेशन किया था ब्रिटिश ने, क्या? टू फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल होम फॉर द जूइश पीपल इन पैलेस्टीन, इसी डिक्लेरेशन को बोलते हैं बाल्फोर डिक्लेरेशन। यू हैव टू रिमेंबर दिस, नेशनल होम फॉर जूइश पीपल इन पैलेस्टीन, ठीक है। उसके बाद यूएन ने 1947 में पार्टीशन का प्लान दिया, ठीक है, कि भाई पैलेस्टीन जो जूइश पीपल है उनके लिए और अरब जो लोग हैं पैलेस्टीन में जो रहते हैं उनके लिए अलग। तो लेकिन इसको अरब ने एक्सेप्ट नहीं किया, जिसके वजह से 6 डे ऑफ वार चला 1967 में, और उसके बाद इजराइल ने मोस्ट ऑफ द पार्ट को कैप्चर कर लिया था, ठीक है। जैसे वेस्ट बैंक, अब नाम सुन के लग रहा है वेस्ट बैंक, लेकिन ये इजराइल के ईस्ट में है, ये याद रखिएगा, तो ईस्ट ऑफ इजराइल। उसके बाद गाजा स्ट्रिप हो गया, ये हमास कंट्रोल करता है इसको, ठीक है। और ये गाजा स्ट्रिप ना 2 कंट्री के बीच में है, इजराइल और इजिप्ट के बीच में, याद रखिएगा इसको। गाजा स्ट्रिप टोटल ना आई थिंक मुझे जहाँ तक याद है 40-42 किलोमीटर का ये एरिया है टोटल, ठीक है, लेंथ इसका। ये इजराइल और इजिप्ट के बीच है। उसके बाद ईस्ट जेरूसलम, ये सब लार्जली जो है वो इजराइल के कंट्रोल में है ना। और उसके बाद गोलन हाइट भी जो सीरिया का पार्ट हुआ था उसको भी ऑक्यूपाई किया गया। सनाई पेनिनसुला इजिप्ट का पार्ट है, उसको भी कैप्चर किया गया। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो पीएलओ ने, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, पीएलओ, इसका ना एक ऑब्जर्वर स्टेटस है, कहाँ पे? यूएन में। ये कंट्री नहीं है, जो सोवरेन कंट्री नहीं है, ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया इनको, याद रखिएगा इसको प्लीज, यूएन ने, ठीक है। एक अल अक्सा मॉस्क है, ये दोनों धर्मों के लिए, जूइश लोगों के लिए भी और मुस्लिम लोगों के लिए होलीएस्ट है, जेरूसलम में। और यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है अल अक्सा मॉस्क। एक होमवर्क ये है कि प्लीज़ जाइए और ना पूरे इजराइल का जो मैप है ना उस जगह का, ठीक है, वो अकाबा ना, गल्फ ऑफ अकाबा वगैरह से, या सनाई पेनिनसुला हो गए, सारा मैप में जाके आप कवर कीजिए थोड़ा सा, ठीक है। इजराइल का बॉर्डरिंग कंट्री देख लीजिए। उसके बाद वहाँ पे जो डेड सी है, गोलन हाइट है, वेस्ट बैंक है, गाजा स्ट्रिप है, थोड़ा सा आप देख लीजिए, ठीक है, वो मैप देख लीजिए, कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट है छोटे छोटे न्यूज़ मैं आपको बताऊंगा, न्यूज़ इन शॉर्ट। तो फर्स्ट हमारा है टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन इंडिया का एक लिस्ट जारी हुआ है, एंड उस लिस्ट में इंडिया के 4 लोग हैं। वो 4 लोगों का नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला है सुंदर पिचाई, जो कि सीईओ हैं गूगल और अल्फ़ाबेट के। उसके बाद अश्विनी वैष्णव जी, आई लाइक हिम, ये मिनिस्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, ठीक है, ये रेलवे मंत्रालय भी ये संभालते हैं। उसके बाद अनिल कपूर है जो एक्टर हैं, और एक नंदन नीलेकानी जी जो हम लोग केस स्टडी में पढ़ते भी हैं, ये इन्फोसिस के को फाउंडर हैं। ये 4 लोग हैं जिनका टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में, एक सुंदर पिचाई, अश्विनी वैष्णव, अनिल कपूर एंड नंदन नीलेकानी, ठीक है, ये 4 लोग हैं। उसके बाद दूसरा मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, एक ये आईएनएस तबर जो है, ये बेसिकली इंडियन नेवल शिप है, और ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रसिया का जो नेवी डे सेलिब्रेशन हुआ था उसको वहाँ पे यही हमारा पार्टिसिपेट किया था इन्होंने वहाँ पे जाके, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। जो थर्ड मैं आपको इसमें बताऊंगा वो यूएन सीट को लेकर के। आप सबको पता है कि हर एक 2 साल के बाद जो नॉन परमानेंट सीट्स होते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसमें 10 मेंबर कंट्री आते हैं नॉन परमानेंट में, अब परमानेंट में 5 कंट्री आते हैं जिसको हम P5 बोलते हैं। तो वो जो नॉन परमानेंट मेंबर हो, जिसका जो हर एक 2 साल के लिए रहता है, तो हर एक 2 साल के बाद फिर से इलेक्शंस होते हैं और दूसरी कंट्री को वो ट्रांसफ़र होती है। तो अभी 5 कंट्री को दोबारा यूएनएससी का नॉन परमानेंट सीट मिला है।
उसमें हमारे परम मित्र पाकिस्तान है, डेनमार्क, ग्रीस, पनामा एंड सोमालिया, ये है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? पाकिस्तान, डेनमार्क, ग्रीस, पनामा एंड सोमालिया। ठीक है, ओके। 2 यूरोपियन है, एक कैरेबियन है, एक अफ्रीकन है, एक एशिया का है। ओके, नेक्स्ट जो है P5 कंट्री आपको पता होगा, US, UK, चाइना, रसिया एंड फ्रांस। ये P5 कंट्री परमानेंट है। नॉन परमानेंट 2 साल का इनका टर्म होता है। टोटल 10 हैं। टोटल UNSC में टोटल 15 मेंबर स्टेट्स हैं, जिसमें 5 परमानेंट है, 10 नॉन परमानेंट है, पता ही होगा आपको। FATF का टोटल 2-3 लिस्ट होता है। तो अभी न्यूज़ ये है, अभी टर्की ने ना अपना नाम बदल के तुर्की कर दिया है ना, न्यू नाम टर्की का। इसको ना FATF में इनको ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था, लेकिन अभी इनको ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है। ठीक है, FATF के ग्रे लिस्ट है। तो ग्रे लिस्ट क्या होता है, देखिए क्या होता है ना कि मान के चलिए कोई कंट्री, नहीं इसको मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ। मान के चलिए कोई कंट्री है, वहाँ पे ना मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है और टेररिस्ट फाइनेंसिंग भी हो रही है, और उसको कर्व नहीं कर पा रहा है कोई कंट्री, तो उस कंट्री को ना ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है कि भाई आप अनेबल हो इस चीज़ को रोकने के लिए। और जब कोई डेलिबरेटरी उस चीज़ को सपोर्ट करता है ना, एज ए टेररिस्ट फाइनेंसर या फिर स्पॉन्सर्ड ग्रुप या कंट्री होते हैं ना, उस कंट्री को फिर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो 2 लिस्ट है, ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट। तो ग्रे लिस्ट में हाई रिस्क जुरिडिक्शन होता है बहुत। अगर किसी को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया ना, तो उसके जितने भी बाहर कंट्री में जितने भी उनके एसेट्स होते हैं, सब चीज़ फ्रीज कर दिए जाते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो FATF के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। FATF एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। G7 ने इसको बनाया था 1989 में, और इसका हेड क्वार्टर पेरिस में, और इसमें टोटल 39 मेंबर कंट्रीज है। ऐसा नहीं है कि UN के जितने मेंबर हैं सब हैं इसमें। एक बार ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं ना कि ऑल मेंबर कंट्रीज ऑफ UN फॉर्म द पार्ट्स ऑफ FATF, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। G7 ने बनाया तो पूरे वर्ल्ड का कैसे हो सकता है, ये चीज़ें याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है मैरिज इक्वलिटी बिल। मैरिज इक्वलिटी बिल ये है कि थाईलैंड पहला साउथ ईस्ट एशिया में पहला कंट्री है जिन्होंने लीगलाइज कर दिया किस चीज़ को, सेम सेक्स मैरिज को। तो थाईलैंड ने द फर्स्ट कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया टू लीगलाइज द सेम सेक्स मैरिज, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है टोक्यो अटाकामा ऑब्जर्वेटरी। ये टोक्यो अटाकामा ऑब्जर्वेटरी नाम सुन के लग रहा है कि ये टोक्यो में होगा, जापान में होगा, बट ऐसा है नहीं। ये चिली में है। कहाँ पे है ये? चिली में ऑब्जर्वेटरी बनाया गया है। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखिए, अटाकामा से, डेजर्ट है ना ये, अटाकामा डेजर्ट, ऐसे याद रखिएगा। वर्ल्ड का हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी है ये। ठीक है, याद रख पाइएगा ना, आई होप आप करेंगे। उसके बाद एक फ्रीडम एज एक्सरसाइज है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, प्लीज़ इसको याद रखिएगा। फ्रीडम एज एक्सरसाइज साउथ कोरिया, US और जापान ने किया है। ठीक है, टू डेमोन्स्ट्रेट इट्स पावर नियर द चाइना बॉर्डर। ओके, थर्ड एक कंट्री है जिसका नाम है डेनमार्क। उसने कार्बन टैक्स लगा दिया गाय और पिग्स पे। गाय और पिग्स पे ना क्या लगा दिया गया है, क्या लगा दिया, कार्बन टैक्स लगा दिया। जिसके पास गाय और पिग्स होंगे उनको टैक्स देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो ग्रीन हाउस गैस के कंट्रीब्यूटर होते हैं, क्योंकि उनके जो वो बार्पिंग करते हैं। ठीक है, एक स्पेशल डाइजेस्ट सिस्टम होता है ये लोगों के अंदर, जो कि वो गैस रिलीज करते हैं, मीथेन गैस। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। मीथेन फॉर्म द पार्ट ऑफ GHG। ठीक है ना, ये चीज़ें याद रखिएगा। ओके, अच्छा, ये सब ना आपको बता, कुछ भी नया चीज़ होता है ना वो EU करता है। EU, यूरोपियन यूनियन। फर्स्ट टू मेक अ लॉ टू टैकल द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, कौन है वो? EU है। EU ने पहला लॉ बनाया है ताकि वुमेन्स के अगेंस्ट जो भी वायलेंस होते हैं उसको रोकने के लिए। ठीक है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा नाटो से रिलेटेड है। नाटो का देख लीजिए। देखिए, ड्यूरिंग द कोल्ड वार पीरियड ना वर्ल्ड बायपोलर था। एक साइड पे आपका US लीड कर रहा था, जिन्होंने एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाया था नाटो, और एक तरफ USSR था जिन्होंने सिक्योरिटी ग्रुप बनाया था वॉर्सो पैक्ट। ठीक है, ये 2 था।
तो नाटो के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो नाटो में टोटल ना 32 मेंबर कंट्री हैं। अभी इंपॉर्टेंट आपको दो चीज़ याद रखना है कि 31वां मेंबर फिनलैंड था, अब 32वां मेंबर स्वीडन था। कन्फ्यूजन हो जाएगा ना इसमें, तो अगर कन्फ्यूजन हो जाएगा तो इसको रोके कैसे, ये चीज़ समझना जरूरी है। तो इनको रोकेंगे कैसे, देखिए फिनलैंड एंड स्वीडन में आपको ना दिक्कतें हो सकती हैं, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि 31 में एक है ना, तो यहाँ भी FI है ना, FIL, तो ये I जो है इसको एक मान लीजिए। तो 31 का ये थोड़ा फनी है बट ठीक है, किसी तरह से आप याद कर सकते हैं। फिनलैंड ने किया है एंड सेकेंड में स्वीडन ने किया है। सेकेंड स्वीडन, D आता है ना, ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। तो D तो ऊपर वाले में ही आता है, नहीं आप याद रखो फिनलैंड में I आता है तो पहला होगा, ठीक है। अब 32वां में स्वीडन है। अच्छा, नाटो का हेड क्वार्टर जो है ना ब्राज़ील है। अब नाटो का हेड क्वार्टर दो है, मतलब ब्राज़ील के अंदर, बेल्जियम के अंदर ही है, दो हैं। एक तो ब्राज़ील में है जो उनका मेन हेड क्वार्टर है, एक उनका मिलिट्री हेड क्वार्टर जो मॉन्स में है, ये भी ब्राज़ील के अंदर है, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी कि 31st मेंबर एंड 32nd मेंबर, ठीक है। टोटल मेंबर अभी 32 है, ठीक है जी, ये याद रखिए। मैं बता रहा हूँ ये जितने भी करंट अफेयर हैं हाईली, मतलब क्या बोलूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है सब करंट अफेयर, आपको भी देख के लग रहा होगा, ठीक है। उसके बाद एक समिट हुआ है जिसको बोलते हैं इंडस एक्स समिट। ये समिट बेसिकली इंडिया USA के बीच हुआ है ताकि डिफेंस के इकोसिस्टम में, डिफेंस वाले एरिया में हम इनोवेशन कर सकें, ठीक है, इकोसिस्टम को और आगे बढ़ा पाएँ, ठीक है। ये चीज़ें इंडस एक्स समिट डिफेंस से रिलेटेड, डिफेंस इनोवेशन से रिलेटेड है, ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ओके, नेक्स्ट है एशियन फॉरेन मिनिस्टर का मीटिंग, अभी थोड़ा दिन पहले हुआ था, हमारे जयशंकर साहब गए थे, ये लाओ में हुआ था, ठीक है। और एशियन को 1967 में बनाया गया था बैंकॉक डिक्लेरेशन से, आपको पता ही होगा ये बैंकॉक डिक्लेरेशन से एशियन को बनाया गया था 1967 में, ओके। और इसी समय इजराइल ने वॉर किया था ना। ओके ओके ओके, नेक्स्ट कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट। कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट आप सबको इस पहले वाले लेक्चर में पढ़ाया था मैंने कि रिसेंटली 46 यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का मीटिंग हुआ था, कहाँ पे, भारत मंडपम में। तो ये जो कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट साइन किया दो कंट्री ने मिलकर के, US और इंडिया ने। क्यों किया, क्योंकि इंडिया के बहुत सारे जो एंटिक्विटीज़ जो है ना उसका ट्रैफिकिंग होता था, US ज़्यादा था, तो उसको कर्व करने के लिए, टू कर्व द इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ द एंटिक्विटीज़ फ्रॉम इंडिया टू US, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल पीस कॉन्फ्रेंस हुआ, ये ग्लोबल पीस कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में हुआ, इतना आप, सॉरी आई एम सो सॉरी, ग्लोबल पल्स कॉन्फ्रेंस है। और जहाँ तक मुझे याद है ना कि जो शुगर से रिलेटेड एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, इंटरनेशनल शुगर अलायंस ऐसे कुछ है, 2023 या 24 अभी जो हुआ था उसको चेयर भी इंडिया ही किया था, ठीक है, कुछ ऐसे याद रखिएगा, ठीक है, शुगर से रिलेटेड। अभी ये पल्स कॉन्फ्रेंस है तो ये इंडिया ने किया है न्यू दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एशियन इंडिया समिट, 20वां एशियन इंडिया समिट, ये हमारा PM जी ने यहाँ पार्टिसिपेट किया, ये इंडोनेशिया में हुआ था, जकार्टा में। तो इंडिया एशियन समिट कहाँ हुआ था, इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया के जकार्टा में, कैपिटल है। और एक और हुआ था जिसका नाम है ईस्ट एशिया समिट। तो ये जो ईस्ट एशिया समिट हुआ था ये लाओ में हुआ था, है ना, कंफ्यूज मत कीजिएगा। एशियन इंडिया समिट जकार्टा में हुआ था जो इंडोनेशिया में, एशियन इंडिया का, ठीक है। और ईस्ट एशिया का समिट लाओ में हुआ। और लाओ से रिलेटेड अभी बताया था, इसी के अंदर एशियन फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग हुआ था लाओ में, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट, वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट कहाँ हुआ है, PM जी भी गए थे, UAE में हुआ है, अबू धाबी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन समिट भी, ऐसे याद रखिए इसको। तो ग्रीन हाइड्रोजन समिट पूछे या वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट पूछे तो अबू धाबी में हुआ था। मैंने आपको कहा था ना कि आप कितना मैगजीन पढ़ लीजिए, न्यूज़पेपर की बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। ऐसे जितने सारे करंट अफेयर है ना ये सब न्यूज़पेपर के पार्ट हैं। अब कोई कह सकता है कि सर न्यूज़पेपर तो हम आधा घंटा 1 घंटा पढ़ते हैं, क्या वो याद रहेंगे?
या न्यूज़ पर में ना आप पिक्चर्स देखते हैं, आपको कहीं ना कहीं याद होती है। अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना फ्यूचर एनर्जी समिट, तो मुझे याद आ रहा है कि मैं मोदी जी का ना एक पिक्चर देखा था पीछे, वहाँ फ्यूचर एनर्जी समिट लिखा हुआ था, अबू धाबी, अरेबिक वर्ड में भी था नीचे। तो कुछ ना कुछ वो कनेक्शन होता है। न्यूज़पेपर का पढ़ने का बहुत फ़ायदे होते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि न्यूज़ पढ़ के सारा बन जाएगा, ऑफकोर्स यू नीड दिस कंपाइलेशन, बट न्यूज़ पर पढ़ना ही चाहिए आपको, ठीक है। भारत मार्ट, ये जिस तरह ना चाइना ने एक ड्रैगन मार्ट बनाया ना, उसी तरह भारत ने भी भारत मार्ट बनाया है, ताकि जो भी रिटेल या वेयर हाउसिंग या लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़ को लेकर जो भी है ना, एक्सपोर्ट अच्छे से हो पाए। ये भारत मार्ट अभी दुबई में एक्सपोर्ट के लिए बनाया गया है, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेंगी। एंड इट विल इंटीग्रेट रिटेल एज वेल एज वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक फैसिलिटी एंड विद इन अ फ्री ट्रेड जोन ऑफ द दुबई, दैट इज कॉल्ड जबेल अली फ्री ट्रेड जोन, ठीक है। यहाँ पे इसको बनाया गया, और ये जबेल अली के नाम करके एक पोर्ट भी है, और यहीं से हमारा आईमेक जो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो पास होता है जबेल अली से, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है। तो भारत मार्ट याद करके रखिए, भारत मार्ट दुबई में एक्सपोर्ट के लिए बनाया गया, इसको ये इंटीग्रेट करेगा रिटेल वगैरह सबको, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है बाल्टीमोर ब्रिज डिसास्टर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ में रहा है। ये बाल्टीमोर यूएसए में एक ब्रिज कोलैप्स कर गया था, जिसको हम बोलते हैं फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज, ठीक है। लोग मर गए थे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। तो बाल्टीमोर ब्रिज डिसास्टर आपको याद रखना पड़ेगा, यूएसए। नेक्स्ट है, बहुत दिन से न्यूज़ में है, नगोर्नो काराबा रीजन, कॉकास रीजन में है ये। और चूंकि ये एक इंडिपेंडेंट टाइप का रीजन, अभी तो इसको अजरबैजान क्लेम देखो क्लेम बाय अजरबैजान आर्मेनिया, ये कहीं ना दोनों क्लेम करते हैं। और आई थिंक मुझे जहाँ तक याद है कि ये रीजन को अभी जो कंट्रोल कर रहा है वो अजरबैजान ही कर रहा होगा शायद, एक बार चेक कर लीजिएगा कि रिसेंटली नगोर्नो कराबाख रीजन को कंट्रोल कौन कर रहा है, ठीक है। और ये डिस्प्यूट है बिटवीन द टू कंट्रीज, दैट इज कॉल्ड अजरबैजान और आर्मेनिया, ठीक है। अभी मैं बोल रहा हूँ, बट मुझे जहाँ तक मेरा इंस्टिंक्ट कर रहा है कि नगोर्नो कराबाख रिसेंटली अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अजरबैजान आर्मेनिया, अजरबैजान ही होगा, देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। सो ये रीजन आपका ब्लैक सी और कैप्सन सी के बीच में आता है। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रसिया ने यहाँ पे अपने ट्रूप्स भेजे थे टू इस्टेब्लिश द पीस, तो वो उन्होंने जो उनका पीस कीपिंग फोर्स था वो विथड्रॉल कर लिया वहाँ से, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी। नेक्स्ट, यूक्रेन पीस समिट हुआ था, तो यूक्रेन पीस समिट में जो जेलेंस्की था, उन्होंने उनके रिक्वेस्ट पे इस पीस समिट को स्विट्जरलैंड ने होस्ट किया था। तो ये पूछा जा सकता है यूक्रेन पीस समिट कहाँ हुआ था, तो यूक्रेन में नहीं हुआ था, स्विट्जरलैंड में हुआ था, और इसमें जेलेंस्की ने जी जिनपिंग को भी इनवाइट किया था। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस यूनिवर्स पीजेंट कहाँ हुआ था, ये ना अभी मिस यूनिवर्स पीजेंट, इसमें ना सऊदी अरबिया ने अपना पहला कंटेस्टेंट, वैसे मुस्लिम कंट्री ये सब करते नहीं है बट इसलिए न्यूज़ में है, सऊदी अरब में पहला कंटेस्टेंट भेजा इसने मिस यूनिवर्स पीजेंट में, और उनका नाम है रूमी अल कतानी, ऐसे पता नहीं क्या नाम है, अल कतानी ही है ना, अल कतानी, रूमी जी, रूमी याद रखिए, ठीक है। उसके बाद पोखरा एक रीजन है नेपाल में, इसको ना ऑफिशियली नेपाल ने क्या कहा कि ये दिस रीजन विल बी आवर टूरिस्ट कैपिटल। तो पोखरा एक ऑफिशियल डिक्लेयर कर दिया गया एज ए टूरिस्ट कैपिटल ऑफ द नेपाल। बगल में फेवा लेक भी है, बहारी घाट भी है, ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद ये जो नेपाल है ना, ये फर्स्ट इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस भी होल्ड कर रहा है। ये फर्स्ट इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस इसलिए होल्ड कर रहा है ताकि ये अट्रैक्ट कर पाए वो टूरिस्ट को जो LGBT कम्युनिटी से आते हैं, और उनके लिए एक सेफ जगह प्रोवाइड कर पाए, ठीक है, एक सेफ टूरिस्ट प्लेस ये दिखा पाए कि यस यू आर सेफ हेयर, तो आप आइए विजिट कीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस नेपाल में हुआ था, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट, ग्रीस ने भी क्या किया ना, लाइक द थाईलैंड डिड, सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दिया। और जब इन्होंने लीगलाइज किया सेम सेक्स मैरिज को,
तो पेरेंटल राइट इक्वली दिया गया। ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। ईरान ने अभी रिसेंटली बहुत अच्छा काम किया है कि जितने भी इंडियन टूरिस्ट हैं ना, उनके लिए वीज़ा रिक्वायरमेंट एबॉलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया, आप आइए बिना वीज़ा के, ठीक है। और रिसेंटली जब ओलंपिक्स हुआ था तो उनसे रिलेटेड एक न्यूज़ में ये था कि शेंजन वीज़ा, ये वीज़ा एक्चुअली फ्रांस, उनको एक टाइप का डिजिटल वीज़ा था, ये उनको दिया गया जो कि ओलंपिक या पैरा ओलंपिक गेम्स हुए थे, वो जो मेंबर कंट्री, जो वहाँ से जो प्लेयर्स आ रहे होंगे या उनके जो टीम मेंबर्स होंगे, उनके लिए था डिजिटल वीज़ा, शेंजन वीज़ा, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद एक वैक्सीन बहुत न्यूज़ में, दैट इज कॉल्ड R21 एंड मैट्रिक्स-M। ये R21 एंड मैट्रिक्स-M वैक्सीन जो है, ये मलेरिया का वैक्सीन है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इसको बनाया है। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि घाना पहला कंट्री बना है जो इसको अप्रूव किया है। घाना बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव, ओके। नेक्स्ट है गुजरात डिक्लेरेशन। कुछ समय पहले गुजरात के गांधीनगर में ही WHO ने अपना जो ट्रेडिशनल मेडिसिन का ग्लोबल समिट करवाया था और वहाँ पर एक इंस्टीट्यूट बनाने खोला था, तो गांधीनगर गुजरात, ये याद रखना आप, ठीक है। WHO का फर्स्ट ट्रेडिशनल ग्लोबल समिट, ओके, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि RBI ने मालदीव्स का जो मॉनेटरी अथॉरिटी है उनके साथ ये एग्रीमेंट साइन किया है करेंसी स्वैप को लेकर के, अंडर विच फ्रेमवर्क, अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ सार्क, ठीक है, मालदीव्स के साथ। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। दूसरा AI सेफ्टी समिट, जिसको हम ब्लेचली पार्क में हुआ है इंग्लैंड में, आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी। AI सेफ्टी समिट इंग्लैंड में, UK में हुआ था, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज IIT मद्रास ने क्या किया है कि फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस, जिसे IIT दिल्ली ने अबू धाबी में किया था, उसी तरह IIT मद्रास ने फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस खोला है, कहाँ पे, तंजानिया में, ठीक है। एंड द लास्ट पेज, उसके बाद पूरा का पूरा इंटरनेशनल अफेयर ख़त्म। अभी मैं आपको कुछ जो रिमेनिंग रिपोर्ट्स रह गए हैं वो बता रहा हूँ, उसके बाद वहाँ पे इंडिया का पोजीशन एंड टॉप किसने किया, ठीक है। देखिए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का पोजीशन 40वां है, टॉप किया है स्विट्जरलैंड में। ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वीपो निकालता है। वीपो का मतलब होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद दूसरा है ग्लोबल इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2 यूनिवर्सिटी निकालती है, याले कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ठीक है। आई थिंक बस इतना याद रखो, ये तो मुझे नहीं लगता पूछेगा। 176 इंडिया का पोजीशन है, टॉप इस्तोनिया ने किया है। क्लाइमेट, ये इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये रिलीज करता है जर्मन वॉच, और इंडिया का पोजीशन है 7th। और इम्पॉर्टेंट ये है कि पहले 3 नंबर में कोई कंट्री को मिला ही नहीं तीसरा पोजीशन, मतलब 3 पोजीशन वैकेंट रहा है शुरुआती, तो नो कंट्री इन द फर्स्ट 3 रैंक। तो जो चौथे रैंक में है वो डेनमार्क है, कहने के लिए पहला नंबर पे, तब फिर यही डेनमार्क है, ये शुरुआती 3 में कोई नहीं है। अगर ये आपको ऑप्शन में आ जाए कि डेनमार्क होल्ड फर्स्ट पोजीशन इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स। ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स इसको रिलीज करता है EIU, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट। तो वियना में रहने के लिए सबसे बढ़िया जगह है, ऑस्ट्रिया का है पार्ट है वियना, कैपिटल है। दिल्ली और मुंबई इंडिया में है, मुझे नहीं मालूम है दिल्ली को क्यों दिया गया, दिल्ली तो रहने के लिए बिल्कुल सही नहीं है। SDR यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट UN रिलीज़ करता है, इंडिया का पोजीशन 109, और टॉप आपको पता है नॉर्डिक कंट्री सब है, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क करते हैं, ठीक है। एंड लास्ट, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। ये इंडेक्स IMD रिलीज़ करता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट नहीं, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, ओके। और इसमें हमारा रैंक 39, ये याद रख लीजिएगा 39। ये इनोवेशन वाला, इनोवेशन में 40, कॉम्पिटिटिवनेस में 39, ये दोनों याद रखिएगा, ठीक है। क्लाइमेट में 7, ये याद रखिएगा। ये 3 तो एटलीस्ट इस पेज में याद होनी चाहिए। रहने के लिए सबसे बढ़िया जगह इस्तोनिया है, सॉरी ऑस्ट्रिया का वीना, तो वो कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में पहला नंबर सिंगापुर का है। तो इसके साथ हमने आपका पूरा का पूरा इंटरनेशनल अफेयर ख़त्म करवा दिया 2 लेक्चर में, ठीक है। बहुत मेहनत किया हूँ पर्सनली इसमें, तो ये आपके लिए ही है, आप अच्छे से पढ़िए, रैंक ला के दिखाइए, ठीक है ना। रैंक लाना है,
ठीक है ना, कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुनूंगा। चलिए, ऑल द बेस्ट। वी विल कवर नेक्स्ट इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, और मुझे पता है आप करेंगे, मुझे दृढ़ विश्वास है आप करेंगे, क्योंकि भाई साहब 4-5 दिन 10 दिन कोई प्लान को फॉलो कर ले मैं समझ सकता हूँ, लेकिन लगातार 40 दिन से कुछ बच्चे हैं जो रिलीजियसली पूरे मन से पूरी श्रद्धा से वो फॉलो कर रहे हैं संधान के प्रोग्राम को डेली। आपका रिजल्ट कोई रोक नहीं सकता, मुझे पता है आपके साथ दैविक शक्ति है, इसीलिए आप लगे हैं। मतलब मैं कहूँ कितने चैनल्स होंगे टेलीग्राम पे, हजारों चैनल्स होंगे, यूट्यूब पे कितने लोग होंगे, लेकिन आप लोग को मैं मिला, मेरे को आप मिले, और इतना इंटेंसिव तरीके से। आई डोंट नो कि कोई करवा रहा है या नहीं करवा रहा है। मेरे पास, सच बताऊं, मेरे पास टाइम बहुत कम है अभी, फिर भी मैं आपके लिए पूरी तरह से समर्पित हूँ, पूरी तरह से जितना हो पा रहा है मैं अभी कर रहा हूँ। आप प्रीलिम्स निकालो, देखो उसके बाद मैं क्या करता हूँ। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे ट्यून्ड, लव एंड सपोर्ट। ओके जी, बाय बाय। दिस इज सूरज शाह साइनिंग